तो नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना सेट्स एंड रिलेशंस। सेट एंड रिलेशंस पीजीडीबी में देखा जाए तो एक तरीके से बोनस चैप्टर है, और इसका क्वेश्चन आता है तो यूजुअली सब बच्चे करके आ ही जाते हैं, और बेसिकली आपको आइडिया भी है, बस एक तरीके से रिवाइज करना है इसके कंसेप्ट्स। सबसे पहले डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन सेट्स की सबको पता ही है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेटा और एलिमेंट और फंक्शन, मतलब कोई भी डेटा हो या एलिमेंट हो वो बहुत अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। मतलब कोई भी, जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने AEIOU, ये आपका एक कलेक्शन ऑफ वोवल्स है, मतलब इनडायरेक्टली इसको क्या बोलूंगा, सेट ऑफ वोवल। अच्छा, अब सेट लिखने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, इनका मीनिंग आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ये पहला सिंबल होता है बिलोंग्स टू, सेकंड होता है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू। एक सेकंड में हाइलाइटर देख लेता हूँ, इसमें हाइलाइटर है कि नहीं। ठीक है। थर्ड सिग्नल सिंबल का मतलब होता है आपका फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। फोर्थ सिंबल जो है इसका मतलब होता है आपका फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स या देयर सम वैल्यू ऑफ एक्स। इस टाइप का सिंबल होता है फिफ्थ वाला, इसको सबसेट। ये डेफिनेशन लिखने की यूज आता है एक्स सबसेट। एक्स के आगे दो स्लैश लगा दिया या एक्स के आगे दो डॉट लगा दिया, उसको हम रीड करेंगे एक्स सबसेट। एक सेकंड मैं हाइलाइटर देख लेता हूँ, कुछ मिलता है तो हमारे पास। ठीक है, विजिबल है। ये इम्प्लाइज दैट और इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई। सम स्टैंडर्ड सेट्स है, ऑलरेडी पता है। नेचुरल नंबर का सेट, वोल नंबर का सेट, पॉजिटिव इंटीजर का सेट। पॉजिटिव इंटीजर मतलब जीरो आपका क्या है, नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर मतलब इनडायरेक्टली नेचुरल नंबर होता है। नेगेटिव इंटीजर मतलब -1 -2 से लेके सारे नंबर होंगे। इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव में रियल नंबर, रैशनल और इरेशनल, ये सारी चीज ऑलरेडी आती ही है। नेक्स्ट होता है आपका सेट्स का रिप्रेजेंट करने का तरीका। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है आपका रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म, और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मेथड में हम लोग सेट को लिस्ट करते हैं, सेट को लिस्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन की हेल्प से, मतलब मैथमेटिकली डेफिनेशन। सॉरी, रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड में है ना, जितने भी सेट्स के अंदर जो एलिमेंट है उनको हम लोग करली एलिमेंट्स, करली ब्रैकेट्स में हम लोग लिस्ट करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म होता है डेफिनेशन मेथड, इसमें हम लोग जितने भी सेट्स हैं उसको डेफिनेशन की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बताइए इसकी क्या आपकी डेफिनेशन। आई थिंक ये सबको आती ही है, मैं एक एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ इसमें। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, इन रोस्टर मेथड वी लिस्ट एलिमेंट इन कर्ली ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कोमा, मतलब कोमास की हेल्प से सेपरेट करके डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिखते हैं। यूजुअली एलिमेंट जो होते हैं उनको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और सेट्स को मैं लिखता हूँ कैपिटल लेटर से। सेट का जो नेम होता है उसको कैपिटल लेटर से, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखे हैं मतलब ये उसके क्या आपके एलिमेंट्स है। देन उसके बाद आपका सेट बिल्डर फॉर्म या फिर डेफिनेशन फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने बताया आपका कि डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं जो भी है, ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं उसको मैं क्या करूँ, मैथमेटिकली डेफिनेशन की हेल्प से डिफाइन करूँ। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे पहला एग्जांपल है आपका 1/3, 2/4, 3/5, 4/6। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला जो नंबर n है तो नीचे आपका क्या है n+2 हो गया, तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलूंगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n अपॉन n+2, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, n कहाँ तक जा रहा है आपका 5 तक जा रहा है। तो ये इसके आपका क्या है रोस्ट, ये आपका क्या है रोस्टर फॉर्म हो गया, और ये आपके क्या सेकंड वाला जो है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है 2, 9, 28, 65 तक आइडेंटिफाई करना मेथड। 2 को क्या बोल सकता हूँ आपका, 2 हो गया आपका 1 का होल स्क्वायर, 1 की होल क्यूब प्लस 1। आपका 9 क्या होता है, 2 की होल क्यूब प्लस 1, 28 होता है 3 की होल क्यूब प्लस 1, 64 5 होता है 4 की होल क्यूब प्लस 1। मतलब x इज इक्वल टू इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ आपका n क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, और n यहाँ पे डिफाइन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से 4 तक जा रही है। सिमिलरली ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, मुझे लगता नहीं कि ये चीज वापस से आपको बताने की जरूरत है, ऑलरेडी आपको आता ही है। अब ये क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है आपका, रीराइट द सेट इन अनदर फॉर्म। या तो आपका क्या रोस्टर फॉर्म दे देगा या सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, और उसको दूसरे में करना है, रोस्टर को सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर को रोस्टर। तो रोस्टर जो दे रखा है या फिर डेफिनेशन दे रखा है उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, उसमें वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे और डायरेक्टली अपन एलिमेंट्स की हेल्प से लिस्ट कर लेंगे सेट को, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, डेफिनेशन लिखने में दिक्कत आती है, वहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन मुझे लिखनी पड़ेगी विद हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है मैंने, x सच दैट 2x - 5 <4,
और x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2x माइनस 5 लेस देन 4 है। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 9/2, और 9/2 से छोटे होल नंबर क्या क्या हो सकते हैं आपके, 0 1 2 3 4, ये आपका क्या है उसका टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली बाकी सारे ऐसे लिखने का तरीका है। सेकंड वाला क्या है आपका, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x प्लस 2 और x प्लस 2 और x प्लस 3, मतलब x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3। लेकिन मैंने क्या बोला था, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर चाहिए, ना तो -2 नेचुरल नंबर है ना -3 नेचुरल नंबर है, तो दोनों ही नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट आपका क्या है, रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब इस केस में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और कोई भी एलिमेंट नहीं आते उसको मैं क्या बोलता हूँ, नल सेट। तो यही चीज इसमें मैंने सिखाई है आगे। टाइप्स ऑफ सेट मतलब सेट्स कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, कोई भी सेट कैसे होगा वो डिपेंड करेगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट पे। यदि सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो काउंटेबल है या फिर फिक्स है, या जिनकी हम काउंट करके बता सकते हैं कितने एलिमेंट है, तो इस टाइप का जो सेट होता है वो आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट। और यदि सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है या फिर काउंट नहीं कर सकते, या फिर वन साइड या टू साइड आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो उस टाइप के जो सेट को मैं क्या बोलूंगा, आपका इनफाइनाइट सेट। ये एग्जांपल दे रखी है मैंने, ये चीजें पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट अभी बताया है। यदि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उस सेट को मैं क्या बोलता हूँ, आपका नल सेट बोलता हूँ। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, नल सेट। और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट ये दोनों उसके ही क्या है कि एक एडिशनल नेम है। एक सेकंड, इसमें कुछ हाइलाइटर नहीं होता है क्या, कुछ हाइलाइटर टाइप से, एडिट पीडीएफ मैं एक बार देख लेता हूँ। कोई भी हाइलाइटर टाइप से कुछ नहीं होता है क्या, ऐसा कोई टूल जिससे मैं इसमें हाईलाइट कर सकूं? सर राइट क्लिक करके आई गेस टूल्स आ जाते हैं। ये पुराना वर्जन है, इसमें शायद पता नहीं। नहीं नहीं, लेटेस्ट है यार, 2016 है। सेलेक्ट टूल, हैंड टूल है, हैंड टूल से नहीं हो सकता, सेलेक्ट टूल है। और ये नहीं है, या फिर कुछ ऐसा पीडीएफ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि जूम के अंदर तो हम पीडीएफ के अंदर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग शायद गूगल मीट पे हम लोग नहीं लिख सकते। तो किसी को कुछ आइडिया है तो बता सकते हो, थोड़ा सा हम लोग ये भी इजी रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज दोबारा से पढ़ाना तो मुझे लगता नहीं कि सेंसिबल होगा आप लोगों के लिए। कुछ है ऐसा, किसी को आइडिया हो? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो उसके बिना ही चलते रहने दो। नल सेट का एग्जांपल मैंने दे दिया था। एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे नल सेट में, एक चीज मेरे को बताना है, मुझे साथ साथ में एक्चुअली वो भी चाहिए होगा, व्हाइट बोर्ड। चलो मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। हाँ, जैसे एग्जांपल दिया था हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 6x प्लस या 5x प्लस 6 जो था, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मैंने बोला था। तो इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, x इक्वल्स टू -2 और -3। ना तो 2 आपका नेचुरल नंबर है ना 3 नेचुरल नंबर है, तो इस केस में जो सेट है उसको मैं क्या बोलूंगा, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को डिनोट करता हूँ मैं 5 से। तो 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 के सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, 5 के अंदर ये 5 दे दिया है ऐसा, तो ये जो सेट होगा ये नॉट ए एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं है। क्योंकि इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो कौन सा है, 5 एलिमेंट, मतलब इसका मतलब ये है। तो बस ये चीज ध्यान रखना, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है। और जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका सिंगलटन सेट। तो मतलब ये जाएगा आपका सिंगल सेट। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैंने बता दिया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट है, तो सेट को मैं क्या बोलूंगा, आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर डिनोट करता हूं मैं एन ए। सेट के अंदर कोई सेट ए, ए से डिनोट किया तो एन ए से या फिर ओ ए से।
मैं कार्डिनल नंबर डिनोट करूंगा। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, उस सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो उसका क्या है, कार्डिनल नंबर हो जाएगा। लेट्स करो सेट है AEIOU। अब उस सेट के अंदर आपके क्या 5 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर मतलब N ऑफ A या फिर O ऑफ A, उसको मैं बोलूंगा आपका 5। अच्छा, अब चीज याद रखने के लिए, कार्डिनल नंबर जो है उसके अंदर सेट जो होता है, एलिमेंट जो होता है वो एक बार ही काउंट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 ऐसे। तो इसके अंदर वन भले कितनी बार आ रहा है, टू भी कितनी बार आ रहा है, मैं यहाँ पे कार्डिनल नंबर में मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट को बोलूंगा। यहाँ पे मैं इसका कार्डिनल नंबर, यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में बात करूँ तो 12 कार्डिनल नंबर नहीं होगा, इसका कार्डिनल नंबर आपका क्या होगा, 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके क्या 5 डिस्टिंक्ट टाइप के एलिमेंट्स है। तो मतलब कार्डिनल नंबर को मैं क्या बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली, कितने डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ एलिमेंट है उस सेट के अंदर, वो उसका क्या है कार्डिनल नंबर होगा। या फिर उसी को मैं क्या बोलता हूँ, अपनी कार्डिनलिटी बोलता हूँ। अब कार्डिनल नंबर हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कार्डिनल हेल्प नंबर की हेल्प से मैं सेट्स के बारे में बता सकता हूँ। सेट्स इक्विवेलेंट सेट होंगे या इक्वल सेट होंगे। तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट सेट जानेंगे। तो इक्विवेलेंट सेट क्या बोलता है, दो सेट है ए और बी, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे उनको यदि उन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। यदि सेट ए और सेट बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों सेम है, तो मैं दोनों सेट को मैं क्या बोलूंगा, आपका इक्विवेलेंट सेट बोलूंगा। ऐसे केस में मुझे क्या इक्विवेलेंट बोलने के लिए सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एलिमेंट सेम हो या नहीं हो, एलिमेंट सेम हो तो भी बोलेंगे, सेम नहीं भी हो, डिफरेंट होगी तो भी मैं इक्विवेलेंट बोलूंगा। जैसे एक एग्जांपल है, ए सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं ABCD, और बी सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4। अब NA में देखूं 4 है और NB में भी 4 है, तो ए और बी ये दोनों में क्या बोलूंगा उसका, दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, दोनों कार्डिनल नंबर सेम है, तो मतलब ए और बी दोनों क्या होंगे, आपके इक्विवेलेंट सेट। लेकिन नेक्स्ट आता है आपका इक्वल सेट। तो इक्वल सेट कब होगा, जब दो सेट ए और बी इक्वल सेट कब होंगे, पहली चीज जब उनके कार्डिनल नंबर भी सेम हो, और दूसरा उनके सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो भी सेम। तो दोनों सेट आपके क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। जैसे ये एग्जांपल दिया है, ए सेट है ABCD, चार एलिमेंट, बी सेट है BCDA। अब देखो इसके अंदर भी चार एलिमेंट है और इसके अंदर भी चार एलिमेंट, और चारों एलिमेंट सेम है, तो मतलब ए और बी इक्विवेलेंट हो गया। अब सी मैंने बोला ए, बी, सी और डी। अब एक एलिमेंट कितनी बार भी रिपीट हो वो ट्रीट होगा एक एलिमेंट की तरह ही। मतलब जैसे ये एक एलिमेंट ए है, ये एक एलिमेंट बी है, ये एक एलिमेंट सी है और एक एलिमेंट डी है। मतलब इसके अंदर भी आपके चार एलिमेंट होंगे ABCD। और डी सेट मैंने बोल दिया ABCD, इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया ई। तो मैं क्या यहाँ पे बोलूंगा, तो कौन से सेट इक्वल होंगे, ए सेट, बी सेट और सी सेट तीनों इक्वल होंगे। लेकिन डी उसके यहाँ पे क्या इक्वल सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम और सारे एलिमेंट भी आपके क्या सेम नहीं। अच्छा, अब इन दोनों स्टेटमेंट से मैं एक रिलेशन निकाल सकता हूँ, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो मैं क्या बोलूँ, यदि दो सेट इक्वल सेट है तो वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट भी होंगे। लेकिन वाइस वर्सा नहीं है, मतलब टू इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट, पर ये जरूरी नहीं है। क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में तो आपका क्या सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम चाहिए, लेकिन इक्वल सेट है उसमें कार्डिनल नंबर तो सेम चाहिए सही, और एलिमेंट भी सेम चाहिए। तो एलिमेंट्स छोड़ो, आप कार्डिनल नंबरों के बेसिस पे सिर्फ बता सकते हो कि आपका इक्वल सेट भी है। नेक्स्ट होता है आपका सबसेट। सबसेट होता है मतलब सेट का एक छोटा पार्ट। तो जैसे मैंने कोई बोल दिया, आपका सेट ए दे दिया मैंने ABCD, और सेट बी बोल दिया मैंने आपका क्या ABC। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेट बी के सारे एलिमेंट ABC वो ए में भी है, तो बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट। जैसे एग्जांपल है, सेट ए में बोल दिया 1 2 3 4 5, सेट बी में बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे बोल दिए। अब देखो बी के सारे एलिमेंट आपके क्या ए में भी है, तो मैं क्या बोलूंगा आपका, सॉरी ए के सारे एलिमेंट बी में भी है, तो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट को कैसे डिनोट करता हूँ, सबसेट को कैसे डिनोट करता हूँ मैं, शेयर करके बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम करो कि ए है और बी है, ए के सारे एलिमेंट बी में भी है, ए के सारे एलिमेंट बी में, मतलब मैंने बोल दिया ए, मैंने बोल दिया 1 2 3 4, और बी मैंने बोल दिया आपका 1 2 3 4 5 6 7। अब ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब जहां पे सबसेट होगा, सबसेट को डिनोट करता हूँ इस सिंबल से। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़े का बड़े वाला और यहाँ पे छोटे वाला, मतलब ए बी का सबसेट है, इसको डिनोट कैसे करूंगा, ए इज सबसेट ऑफ बी।
अब सबसेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्रॉपर सबसेट और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या बोलेगा, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। मतलब ए बी का सबसेट हो पर ए बी के इक्वल ना हो, मतलब ए हमेशा आपका क्या है, छोटा रहे। जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल है, ए के सारे एलिमेंट बी में भी है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट इक्वल्स टू बी है। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, इनडायरेक्टली इस एग्जांपल में बोल सकता हूँ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ। और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट में क्या बोलूंगा, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इम्प्रॉपर सबसेट इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड सेट बी इज सबसेट ऑफ ए। मतलब ए बी का सबसेट हो और बी भी ए का सबसेट हो। और ये तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों आपके क्या होंगे, इक्वल हो। मतलब ए आपने बोल दिया 1 2 3 4 और बी भी मैंने बोल दिया आपका 1 2 3 4। अब क्लियरली मैं बोल सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो इन द इसका डायरेक्टली मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका a इज इक्वल टू बी हो गया और ये क्या हो जाएगा उसका प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। तो किसी भी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, वो कौन सा होगा, आपका सेट इटसेल्फ होगा। बाकी जितने भी सेट्स होंगे वो आपके क्या है, सारे प्रॉपर सबसेट होंगे। एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, फाई। फाई मतलब आपका क्या है, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट जो भी होता है वो क्या होता है, जितने भी सेट्स होते हैं उन सारे सेट का क्या होता है, आपका प्रॉपर सबसेट होता है। जितने भी सेट होते हैं उन सारे सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। और एक होता है आपका यू। यू मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, लेट्स अज्यूम करो अपने पास सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, सी में कुछ एलिमेंट है। तो जितने भी गिवन एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट्स के सारे ऑल एलिमेंट का जो कलेक्शंस होता है वो आपका क्या है, उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मतलब प्रॉपर सबसेट बोलूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑल सेट्स आर प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, मतलब चीजें समझ में तो आ रही है ना इस तरीके से, या फिर मैं पूरा पूरा लिख लिख के बताऊं वापस से, या फिर इस तरीके से रिवाइज करें तो काम चला पा रहे हो आप लोग। अरे कुछ तो बोलो तो एटलीस्ट। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका पावर सेट। पावर सेट को डिनोट करते हैं कि कोई मान लो सेट ए है और उसका पावर सेट को मैं डिनोट करूंगा पी ऑफ ए। पी ऑफ ए होगा पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एनी सेट। मतलब कोई सेट है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उन सारे सबसेट का जो कलेक्शन होता है वो आपका क्या है, पावर सेट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोल दिया, सेट ए मैंने बोल दिया है यहाँ पे, सेट ए बोल दिया जिसके अंदर दो ही एलिमेंट है ए कोमा बी। तो इसका पावर सबसेट बनाना है, पावर सेट बनाना है, तो सबसे पहले इसके जितने भी सबसेट होंगे, पहला सबसेट तो क्या होगा, दो एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट ना ले लिया, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया आपका फाइव। पहला आपका क्या है। दूसरा क्या होगा, एक एक एलिमेंट लेके, एक एलिमेंट लेके बना दिया मैंने सबसेट ए, सबसेट बी, फिर दो दो एलिमेंट लेके सबसेट ए। तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट में, फोर। फोर को मैं क्या बोल सकता हूँ, इनडायरेक्टली टू की पावर। जैसे मैंने बता दिया, एक एग्जांपल और लिया, बी सेट ले लिया मैंने 1 2 3, 1 2 3 ले लिया। अब इसका मुझे पावर सेट बनाना है, तो पहले ये चीज आपके क्या है, तीन एलिमेंट्स है, तो तीन एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट ना लिया तो मतलब फाइव। फिर क्या होगा, एक एक एलिमेंट ले लिया, तो सेट ए, सेट बी, सेट थ्री सी, थ्री। फिर दो दो एलिमेंट ले लिया, तो मतलब 1 2 2 3 और 3 1, ये सारे बन गए। और फिर तीन तीन एलिमेंट ले लिया, तो मतलब 1 2 3। अब टोटल एलिमेंट देखूंगा तो यहाँ पे आपके क्या जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 को मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर 3। तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ किसी भी सेट के पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है आपके पास, 2 की पावर n, यदि सेट ए के अंदर आपके क्या है, n एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट मैंने वही बताया आपका, इफ सेट ए कंटेनिंग n एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज गिवन बाई 2 की पावर n। और ये 2 की पावर n क्यों दिया आता है, आपका क्या है, n एलिमेंट में से हो सकता है जीरो एलिमेंट लेके सबसेट बनाया हो, या फिर n एलिमेंट में से वन एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ, या फिर n एलिमेंट में से टू एलिमेंट को लेके सबसेट बनाओ, या फिर n एलिमेंट में से सारे एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ। तो ये आपका क्या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट होता है। इनडायरेक्टली बाइनोमियल में ये चीज हम पढ़ चुके हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCn, उसकी वैल्यू होती है आपकी 2 की पावर n। ठीक है। अब मुझे पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट।
तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो एक चीज याद रखो, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, एक ही बनेगा, वो क्या होगा आपका सेट इटसेल्फ। उसके अलावा जितने भी सेट्स बनेंगे वो आपके क्या आएंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। मतलब ये चीज ध्यान रखो, यदि कोई एलिमेंट पूछा जाता है, उसमें अंदर एलिमेंट दे रखे एन की वैल्यू दे रखी मान लो 4, और उसके बाद पूछेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो आंसर में क्या बोल सकता हूँ आपका 2 की पावर n-1, क्योंकि 1 इम्प्रॉपर होगा तो बाकी सारे आपके क्या प्रॉपर, मतलब 2 की पावर 4-1 मतलब 50 एलिमेंट क्या होंगे उसके प्रॉपर सबसेट में लाई करेंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई सारी चीजें। अच्छा, ये चीज मैंने क्या बोली थी कि एलिमेंट जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं और सेट्स क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। मतलब ये एक थ्योरेटिकली कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि दिस सेट बिलोंग्स टू अनदर सेट। अब देखो सेट क्या होते हैं, कभी भी बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि सेट आपका क्या है, पूरा एक सेट होता है, तो सेट सबसेट बनेगा और एलिमेंट्स क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। सिमिलरली ऐसा बोल देगा कि दिस एलिमेंट इज सबसेट ऑफ अनदर सेट, तो उस केस में भी आपका स्टेटमेंट गलत होगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट क्या होते हैं, वो बिलोंग करते हैं सेट से, जबकि सेट क्या होता है, दूसरे सेट का सबसेट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये बेसिक आपका क्या इंट्रोडक्शन खत्म हो गया सेट्स का। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड देयर वेन डायग्राम। तो ऑपरेशन ऑन सेट मतलब सेट में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं हम, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारे सारे आपके क्या होते हैं, उसके ऑपरेशन होते हैं। तो इस ऑपरेशन को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। मैंने ये एग्जांपल ले लिया आपका, ए में एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5, बी में ले लिया 2 4 6 8, और यूनिवर्सल मैंने बोल दिया इन सबसे बनने वाला, या फिर मैंने यूनिवर्सल को डिफाइन कर लिया आपका 0 से लेकर 9। तो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, यहाँ पे वेन डायग्राम का मैं एक तरीका बताया था आपको पहले। मैं एग्जांपल की हेल्प से कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो ऑपरेशन बताने हैं। तो ऑपरेशन बताने के लिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, लेट्स अज्यूम करो कोई भी सेट मैंने मान लिया, इस एग्जांपल से ही करेंगे। ए को मैंने मान लिया आपका 1 2 3 4 5, बी मैंने मान लिया 2 4 6 8, और यूनियन यूनिवर्सल मान लिया मैंने 0 1 2 3 से लेके 9 तक। और सी सेट भी मैं मान लेता हूँ आपका क्या होगा, 1 3 5 7 और 9। मैंने जानबूझ के ऐसे सेट माने जिनमें से कुछ ना कुछ आपके एलिमेंट्स में कॉमन निकले। अब मैं पहला एलिमेंट बताता हूँ। सबसे पहले इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। तो वेन डायग्राम क्या होता है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो आपका क्या है, विद हेल्प ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्किल। रेक्टेंगल में मैं किसको डिनोट करता हूँ, यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट मतलब जितने भी एलिमेंट उनका कनेक्शन। अब उसमें क्या बनेगा, एक सेट ए बनेगा। तो सेट ए ये है। सेट ए के अंदर मैंने क्या क्या एलिमेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 दे रखा है। सेट बी में किस एलिमेंट दे रखे हैं, 2 4 6 8 आपका दे रखा है। अब ए और बी में कुछ रीजन कॉमन है, कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो क्लियरली ये एक ए और बी में कॉमन एलिमेंट बनेगा। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हो गए, ए और बी में जो कॉमन है 2 और 4, तो 2 और 4 यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या आ जाएंगे, 1 3 5 यहाँ पे आ जाएंगे। और देन उसके बाद आपका क्या है, 6 और 8 यहाँ पे आ जाएगा, और जो रिमेनिंग है वो आपके यहाँ पे यूनिवर्सल हो जाएगा। लेट्स जूम करो, मुझे सी भी बनाना है, तो सी बनाने के लिए सी में ये एलिमेंट तो है। अब सी का बी के साथ तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सी को कुछ ऐसा सेट मान सकता हूँ जिसमें 1 3 4 1 3 5 7, और ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। ये आपका क्या है, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस चीज में हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन। तो पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है आपका और, इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन आइदर ए और इन बी। मतलब या तो ए में हो या फिर बी में हो, तो वो आपका क्या ए यूनियन बी हो गया। तो ए यूनियन बी में देखूंगा तो ए के एलिमेंट सारे होंगे 1 2 3 4 5, और उसके अलावा बी के एलिमेंट आपके क्या है, 4 6 और 8। 4 आ चुका है, तो 4 लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या है, ए यूनियन बी। अब इसको सेट्स को डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगा, वेन डायग्राम। तो ये आपका सेट ए बोल दिया, ये सेट बी बोल दिया, तो ए यूनियन बी कौन सा होगा, ये पूरा का पूरा आपका क्या यूनियन होगा। सेकंड होता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है आपका, कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए एंड बी। एंड का मतलब क्या है, दोनों में हो।
तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए में भी हो और बी में भी हो। क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी दोनों में से जो कॉमन है, कॉमन कौन कौन सा आपका 2 है और 4 है, तो वो आपका ए इंटरसेक्शन बी है। और इसको वेन डायग्राम के से प्रेजेंट करूंगा तो ये जो रीजन है ये क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी हो। थर्ड क्या होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस सेट का मतलब आपका ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब होता है एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। एलिमेंट ए माइनस बी का मतलब होता है एलिमेंट विच आर इन ए नॉट इन बी, मतलब ए में हो लेकिन बी में ना हो, मतलब इनडायरेक्टली ए में से उन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दूं तो वो आपका क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। और इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ आपका ओनली ए भी बोल सकता हूँ, ओनली ए भी बोल सकता हूँ। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा है, ए में से वो एलिमेंट माइनस कर दो जो आपका क्या है बी में भी है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1, 2 हट गया, 4 हट गया, तो 1, 3 और 5। नेक्स्ट होता है आपका बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब होता है बी सिमेट्रिक डिफरेंस है। बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए का मतलब जो एलिमेंट बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो बी माइनस ए मतलब बी में से वो हटा दो जो ए वाले हैं। तो बी में से कौन से हटा दो, 2 और 4 हटा दो, तो क्या बचा है आपका 6,8। ये आपका क्या होगा, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, सॉरी ये डिफरेंस सेट हो गया, ये डिफरेंस सेट हो गया, ये डिफरेंस सेट हो गया। तो ए माइनस बी को मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, ए माइनस बी को ए ओनली भी बोल सकता हूँ और बी माइनस ए को बोल सकता हूँ आपका बी ओनली भी बोल सकता हूँ। अब इसको सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, तो ये ए सेट दे दिया, ये आपका क्या बी सेट दे दिया। तो ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, मतलब एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, मतलब ये आपका क्या ए माइनस बी। और बी माइनस ए का मतलब होता है ये ए है ये बी है, तो ये जो रीजन है आपका क्या जाएगा आपका बी माइनस। ये डिफरेंस सेट हो गया। अब डिफरेंस सेट से मैं नेक्स्ट बताऊं आपका फोर्थ डेफिनेशन, वो आपकी क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस सेट का मतलब क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इससे डिनोट करते हैं। इसका सिंबल का मतलब होता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब एलिमेंट इन आइदर ए और इन आइदर बी। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन फ्रॉम ए और बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब क्या हो जाएगा आपका ए ओनली और बी ओनली। ए ओनली का पार्ट ये हो गया और बी ओनली का पार्ट ये हो गया, तो ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को डिनोट करता है। और उसको दूसरी फॉर्म में बोलूंगा तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की एक वो डेफिनेशन हो जाएगी आपकी क्या, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दिया, वो आपका क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस सेट बन जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका सबसेट। सबसेट का मतलब होता है उसका एक छोटा पार्ट। जैसे मैंने बोला था ए इज सबसेट ऑफ बी, तो मैं कैसे डिनोट करूंगा, बी बड़ा है तो बी बड़ा है मतलब ये बी हो गया। अब उसका एक छोटा पार्ट है मतलब ये ए उसका एक छोटा पार्ट हो गया, तो मतलब क्लियरली बोल सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ। सिक्स्थ ऑपरेशन जो होता है वो आपका होता है कॉम्प्लीमेंट। सिक्स ऑपरेशन जो होता है वो आपका एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को क्या बोलता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डैश के ऊपर या ए के ऊपर बार लगा दिए ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस। और इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे बोलूंगा आपका, नॉट ए। नॉट ए का मतलब एलिमेंट्स जो ए में हो उसके अलावा बाकी के सारे एलिमेंट, मतलब जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन ए में नहीं हो, तो वो आपका क्या है ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करूंगा मैं, ये सेट मैंने बोल दिया ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा बाकी का जो पूरा जो सेट होता है वो आपका क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या ये बेसिक सारे ऑपरेशन क्लियर हुए? यस सर। ठीक है, वापस एक बार उसको रिवाइज कर, एक बार मैं चार्जर ले आता हूँ, मेरी बैटरी लो हो गई, एक सेकंड रुको। सर वो पीडीएफ हमको मिलेगा सर ग्रुप में, जो आप दिखा रहा था सेट का।
हेलो हेलो, पिछले किसी ने डाउट पूछा था क्या? हाँ सर, वो पीडीएफ सेट का हमको ग्रुप में मिलेगा क्या सर? हाँ, मैं पीडीएफ में भेज देता हूँ आपको। ठीक है सर। क्योंकि इसी तरीके से हम लोग काफी फास्टली पढ़ सकते हैं। वैसे भी मुझे लगता नहीं इसके ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर है। तो ये सारे ऑपरेशंस जो मैंने अभी सिखाए हैं वापस से मैं रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन होता है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है? और तो मतलब एलिमेंट इन आइदर ए और इन बी और इन बोथ, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हो गया ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेन डायग्राम हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब मैं बोलता हूँ एंड या फिर कॉमन इन बोथ। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में हो, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम हो गया। नेक्स्ट होता है आपका डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट का मतलब ए माइनस बी बता चुका हूँ, एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी, मतलब ए ओनली और बी माइनस ए का मतलब होता है आपका बी ओनली। तो ए ओनली और बी ओनली दोनों का मैंने वेन डायग्राम बता दिया। नेक्स्ट होता है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस सेट का मतलब क्या होगा? एग्जैक्टली इन वन, मतलब ए ओनली और बी ओनली, मतलब एग्जैक्टली वन वाला हो, या तो ए हो या फिर बी हो। और सिमेट्रिक डिफरेंस सेट का वेन डायग्राम ये हो गया। इसकी दूसरी डेफिनेशन मैंने बोल दी थी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस को बोल सकता हूँ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सबसेट मैंने बता दिया, सबसेट मतलब छोटा पार्ट, तो छोटा पार्ट उसके अंदर मैं डिनोट कर दूंगा कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ए। अब यहाँ पे कुछ नोट ध्यान रखने की जरूरत है। पहला, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका फाई, और फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ही सब्सट्रैक्ट करके डेफिनेशन निकाली थी। नेक्स्ट होता है आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होगा? दो सेट ए और बी दूसरे के डिसजॉइंट सेट होंगे यदि दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। मतलब मैं क्या बोलूंगा, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, देन ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। और इस केस में यदि याद करो ए और बी डिसजॉइंट सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम। और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो यही चीज मैंने यहाँ पे डिनोट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा गया था? एक बार पूछा गया था कि एक सेट है जिसमें आपका ये, चलो तुम आप लोगों से पूछता हूँ, ये आप लोगों से पूछता हूँ। कोई सेट है, ए है और बी है। सेट ए में आपके क्या मान लो 6 एलिमेंट है, सेट बी में आपके पास 3 एलिमेंट है। तो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट बताओ ए यूनियन बी में कितने होंगे? आप लोगों से पूछा है मैंने। मैक्सिमम 9, मिनिमम 6। एन ए में क्या दे रखा है आपका? 6 एलिमेंट, और एन बी में आपके क्या दे रखा है आपका? 3 एलिमेंट। तो एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो क्लियरली मैंने क्या बोला? मैक्सिमम तो तब होगा जब दोनों एक दूसरे के होंगे डिसजॉइंट हो, मतलब ये ए सेट हो और ये बी सेट हो। तो ए और बी, तो एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम तो हो जाएगी आपकी एन ए प्लस एन बी, और उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 6 + 3, मतलब क्या जाएगा? 9। लेकिन मिनिमम कब होगा? जब एक दूसरे का क्या होगा आपका? सबसेट। क्योंकि मान लो यदि ऐसा हो, तो इस केस में भी कुछ एलिमेंट इसके और कुछ एलिमेंट इसके ये ऐड होंगे, तो इस केस में आपका मिनिमम नहीं होगा। सर स्क्रीन नॉट विजिबल सर। स्क्रीन नॉट विजिबल। विजिबल है सर। एक सेकेंड। अभी विजिबल है सबको स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो मैक्सिमम का केस तो मैंने बता दिया। अब मिनिमम का केस, यदि कुछ ऐसा केस हुआ तो ये मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट तो हो जाएगा उसके साथ ये भी ऐड हो जाएगा। मतलब क्लियरली मिनिमम कब होगा? जब ये एक बड़ा सेट हो और उसके अंदर एक छोटा सेट हो, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो आ चुके हैं। तो मतलब इस केस में मिनिमम कब होगा? जब
बी हो वो क्या होगा, सबसेट होगा ए का, और उस केस में एन ए यूनियन बी मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो बड़ा वाला सेट है मतलब एन ए के इक्वल होगी, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। तो यही चीज मैंने वहां पे एग्जाम्पल के साथ में मैंने बताई है। आगे चलते हैं उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद ये एक दो एग्जाम्पल मैंने ऐसे दे रखे हैं आपके क्या, यूनियन निकालने के, ये सारी चीज में, जिससे हम लोग प्रॉपर्टीज बता सके। प्रॉपर्टीज इसकी कौन कौन सी होगी आपकी, क्या है, एसोसिएटिव होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव होगी, ये सारी प्रॉपर्टी हम फुल लोग इसके। स्क्रीन नहीं है। फुल स्क्रीन नहीं है, एक बार आपको से चेक कर ले तो। पिन कर सकते हैं हम स्क्रीन पिन को। कर सकते हैं ना। ऐसा ऐसा हो सकता है, बता दो कैसे करते हैं। जस्ट पिन कर दीजिए चैट को, हाँ। मतलब आइकन को, वो फुल स्क्रीन मोड में चला जाएगा। पर अब तो तो आ ही नहीं रही। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं विंडो को कर लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हेलो हेलो हेलो, ये ज्यादा बेटर आई थिंक, इसमें मैं दोनों चीज कर सकता हूँ एक साथ में। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जांपल्स बस ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए है, वेन डायग्राम बनाने के लिए। ये नहीं भी करोगे तो कोई ऐसे कोई जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है, हम लोग आगे जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स होंगे, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी चीजें जो होंगी उसमें आपका क्या यूज जाएंगी। तो वही आपका क्या है नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज से पहले आपका क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लो। आइडेम्पोटेंट मतलब खुद का खुद के साथ में, मतलब ए यूनियन ए, ए ए इंटरसेक्शन ए, आपका ए माइनस ए का डिफरेंस, ए का खुद के साथ डिफरेंस हो जाएगा आपका 5। ये आपका क्या है, आइडेम्पोटेंट लो। आइडेम्पोटेंट लो के तीन लोग ही होते हैं, खुद कोई भी सेट के एलिमेंट का खुद के साथ में कुछ भी ऑपरेशन लगाया था वो आपका क्या है, आइडेम्पोटेंट में आते हैं। नेक्स्ट होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होता है मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब वो आपका क्या है, कम्यूटेटिव। तो यूनियन कम्यूटेटिव है, इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये भी कम्यूटेटिव है। सिमिलरली डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस, डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, और जबकि बी माइनस ए का मतलब होता है आपका ओनली बी। तो डिफरेंस सेट आपका क्या कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस सेट वो कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, ये दोनों आपके क्या इक्वल होते हैं। तो ये आपका क्या जाएगा, कम्यूटेटिव लो हो गया। थर्ड लो होता है आपका एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या बोलता है, एसोसिएटिव में ऐसा दे रखा है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी, ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल, मतलब यूनियन एसोसिएटिव होगा। सिमिलरली इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमेट्रिक डिफरेंस भी एसोसिएटिव होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी डिफरेंस सी। लेकिन सब्सट्रैक्शन डिफरेंस सेट ये एसोसिएटिव नहीं होता है, ए माइनस बी
माइनस सी ये इक्वल नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एसोसिएटिव रूल्स कौन कौन सा फॉलो करता है, यूनियन फॉलो करता है, इंटरसेक्शन करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस करता है, लेकिन डिफरेंस सेट जो होता है वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव में डिफरेंस क्या होता है? एसोसिएटिव रूल्स में दोनों जगह पे यहाँ पे साइन सिंबल सेम होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो मतलब इनडायरेक्टली यूनियन को बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी दे रखा है। अब इंटरसेक्शन को बी यू से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका क्या डिस्ट्रीब्यूटिव रूल है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है डिफरेंस में भी आपका अप्लीकेबल होता है, लेकिन उस केस में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। मान लो ए माइनस बी यूनियन सी है, तो इस केस में आपका क्या है, डी मोइवर रूल से हो जाएगा, तो वो थोड़ा अलग जाएगा, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन ऐसा दे रखा है ए यूनियन बी माइनस सी, तो ऐसे कैसे बिल्कुल लगा सकते हैं, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए यूनियन बी माइनस ए यूनियन सी, ये लिख सकता हूँ। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी दे रखा है, तो इसको भी बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो ये जो रूल था आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल हो गया। तो चार प्रॉपर्टी होगी आपकी। सबसे पहले आपकी क्या एडम्पोटेंट होगी, देन उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका कम्यूटेटिव होगी, एसोसिएटिव होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। देन आगे करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड फाई। यूनियन ही यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, गलत लिखा है यहाँ पे, चेंज कर लेना। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड फाई। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये मैं इधर बता देता हूँ, कोई भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो यूनिवर्सल सेट मतलब बड़ा सेट होता है, तो यूनियन का मतलब किसी एक में है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट। और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब दोनों में कॉमन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। सिमिलरली मैं बोलूंगा ए यूनियन फाइव, फाइव के साथ में ए का यूनियन मतलब हो गया ए, और ए इंटरसेक्शन फाइव, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी। तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन हो जाएगा। देन लॉ ऑफ सबसेट, देन होता है लॉ ऑफ सबसेट। लॉ ऑफ सबसेट में क्या बोला है, ऐसे दे रखा है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, और प्रॉपर सबसेट दे रखा है, मतलब ए और बी, तो ये बड़ा बी होगा, ये आपका क्या ए छोटा होगा। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, जल्दी से बताओ, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, उसकी वैल्यू क्या होगी। ए यूनियन बी की ए वैल्यू, बी बी और ए इंटरसेक्शन बी ए। ए यूनियन बी हो गया आपका बी बड़ा वाला सेट कॉमन, और ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या दोनों में हो, दोनों में मतलब वो आपका क्या है, ए हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूल ऑफ यूनिट सबसेट हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, यूनियन हो गया, सबसेट हो गया। अब एक तो एक्स्ट्रा रूल भी है, ऐसा दे रखा है ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस, लेकिन यदि स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया इफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो ये कब होगा। इफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए कब होगा। when a equals b. वेरी गुड। ये एक ही केस में होगा जब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी। सिमिलरली ऐसा दे रखा है इफ स्पेसिफिकली मेंशन दे रखा है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये कब होगा, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए इक्वल्स टू बी। ये भी कब होगा, जब ए इक्वल्स टू बी होगा। तो ये दोनों रूल आपके साथ बी बैठ होंगे। नेक्स्ट रूल जो होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल होता है, इसका यूज हो सकता है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन,
ये कॉम्प्लीमेंट के लिए, डी मॉर्गन्स लॉ है कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो क्या बोलता है, ए यूनियन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का भी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो गया उल्टा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा क्या होता है, डिफरेंस के लिए मैंने बोला था ए माइनस बी यूनियन सी। अब ये आपका क्या, डी मॉर्गन और डिस्ट्रीब्यूटिव का मिक्स फॉर्म है, ए माइनस बी यूनियन सी। तो माइनस की वजह से फर्क हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू ए माइनस बी, और माइनस की वजह से ये जो यूनियन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, तो ए माइनस सी और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब हो गया ए माइनस बी और यूनियन ए माइनस सी। क्या प्रूफ देखना है इसमें या फिर याद रख लोगे ये सही रूल्स? प्रूफ सर जो देखना a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए किया है, ये इक्वल तभी होगा जब a ये और b इक्वल होगा। तो सर स्टेटमेंट मेंशन किया है, इफ a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, गिवन दे रखा है। तो सर ये a और b डिसजॉइंट सेट भी हो सकते हैं ना, कि a बिल्कुल ना हो। नहीं नहीं, ए और बी डिस्टेंस सेट होगा तो फिर इक्वल नहीं हो पाएगा उस केस में। मतलब वो फाइव। स्पेसिफिकली मेंशन है कि इफ a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, ऐसा दे दे क्वेश्चन पूछ लेगा ये कब होगा। ये पॉसिबल ओनली उसी केस में होगा जब a इक्वल्स टू बी होगा, दोनों इक्वल सेट होंगे। इक्वल सेट सर नहीं, अगर डिसजॉइंट इक्वल नहीं है तो भी तो वो चीज़ सही हो रही है, a माइनस बी इक्वल टू e माइनस ए। कैसे करोगे बताओ? सर 1 2 3 और उसके 5 6 7। हाँ तो बताओ, a माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, जो a में है b में नहीं है, मतलब 1 2 3, और b माइनस ए का मतलब 5 6 7, दोनों तो इक्वल नहीं होंगे। अच्छा सर ठीक। नेक्स्ट। अच्छा, इन डी मॉर्गन लॉ की प्रूफ देना है या फिर याद रख लोगे ये सारे? प्रूफ दे सकते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, कभी भी दिक्कत हो तो अटक कर जाओ तो वेन डायग्राम की हेल्प से कर सकते हो। ट्राई करो, चलो पहला रूल ट्राई कर लो एक बार, आप खुद से एक बार ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं बनेगा तो। पहला और तीसरा दो रूल ट्राई कर लो। बन पाया? चलो प्रूव करते हैं हम लोग। यस सर। ओके। चलो मैं भी कर देता हूँ। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या बोलाता है, ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए में हो और बी में हो, ये वाला ए यूनियन बी। देन इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, तो ये यूनिवर्सल सेट बाहर वाला हो गया, उसमें से ए यूनियन बी ये वाला माइनस कर दोगे तो ये सिर्फ आउटर आउटर वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब उसकी वैल्यू क्या बोलिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के अलावा बाकी का पूरा पार्ट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए सेट के अलावा बाकी का पूरा रीजन जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, बी के अलावा बाकी का पूरा पोर्शन। तो ए एज इट इज छोड़ दिया, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अलावा बाकी का पूरा रीजन। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन,
तो दोनों में कॉमन देख लो, दोनों में जो आ रहा है मतलब क्लियरली ये वाला पार्ट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब ये आएगा। ये पार्ट इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये नहीं आएगा। ये पार्ट दोनों में नहीं आ रहा है, ये नहीं आएगा। ये इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। मतलब इन दोनों के अलावा बाकी का पूरा ये एक, और इस दूसरे के अलावा बाकी का पूरा पूरा पार्ट ये वाला पार्ट, और क्लियरली दोनों इक्वल है। तो वेन डायग्राम की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं कोई भी चीज में जहाँ पे अटके, तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी थी, ये बेसिक थ्योरी थी। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इजी पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा गया था और एक बार पीजीडीपी में भी पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। इफ x इज इक्वल्स टू दे रखा है 4 की पावर n माइनस 3 n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड y दे रखा है आपका 9 इंटू n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन दो पार्ट, पहला पहला पार्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे x यूनियन y, और दूसरा पार्ट x इंटरसेक्शन y, दोनों की वैल्यू निकालो। इनमें से एक पार्ट मेंस में आया था, एक पार्ट पीजीडीपी में पूछा गया था। y इक्वल्स टू 9n-1 है। हाँ, आंसर आ गया कोई? x यूनियन y का मतलब देखो क्या करते हैं, वैल्यू पुट करनी है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसमें नेचुरल नंबर रखा मतलब n की वैल्यू 1 रखती, तो x के अंदर पहला एलिमेंट क्या जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस 1 मतलब 0, n की वैल्यू रख दी 2, तो 16 माइनस 6 माइनस 1 मतलब 9, 3 रख दी, तो 64 माइनस 9 माइनस 1 54, 4 रख दी, 4 की पावर 50 256 माइनस 12 माइनस 1 243, ये हो गया। y रखूं, इनकी वैल्यू रखती 1, तो 0 9 18 27 36 45 54 एंड सो ऑन। थोड़ा ध्यान से देखो कि ये सारे सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल है, सबका सब 9 9 है, तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे x इज सबसेट ऑफ y है, प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इसमें भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, आगे भी आ रहा है। तो पहले का मैं क्लियरली बोल सकता हूँ x यूनियन y का मतलब क्या होगा, जो बड़े वाला पार्ट है y, और दूसरा x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या होगा, जो छोटे वाला पार्ट है मतलब x। आई होप सबका आंसर था ये ऐसे ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a is equals to 5, then number of elements in p of p of p of p of pa, 5 बार p दे दिया, where pa denote पावर सेट। ऑप्शन दे रहा हूं, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 256, ई ऑप्शन है 2 की पावर 16। जल्दी से बताओ। वन। ए सर 1। कौन सा आंसर है? 1। 1? नहीं 1 नहीं है, दोबारा से करो। पावर सेट है ना, पावर सेट, पावर सेट के अंदर सोचो एक एलिमेंट है, तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट हो गए 2 की पावर 1 मतलब 2। पावर सेट के अंदर दो एलिमेंट है, तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या हो गए, सेट के अंदर दो एलिमेंट, पावर सेट के अंदर 2 की पावर 2। कोई आंसर? डी। डी? डी नहीं है। सॉरी 2 का पावर 16। हाँ ई, बिल्कुल सही है ई।
देखो क्या करना है, सबसे पहले एक मतलब 5 है, ए का मतलब क्या हो गया 5, 5 का मतलब हो गया इनडायरेक्टली ऐसा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या आ जाएगा आपका 0, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 0 मतलब 1, तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब मैं बोलूंगा इसमें एक एलिमेंट आ जाएगा आपका 5। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए है, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट आपका क्या है 1 है, तो इसके अंदर 1 एलिमेंट है, तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट क्या हो जाएंगे 2 की पावर 1 मतलब आपका क्या है 2, तो मैं बोल सकता हूँ पावर सेट ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, पहला एलिमेंट 5 और दूसरा आपका एलिमेंट था 5 का उसका सेट, तो 2 सेट बन जाएंगे। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, अब पावर सेट ऑफ ए में 2 एलिमेंट है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बनेंगे 2 की पावर 2, फिर नंबर 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, 3 बार पावर सेट में एलिमेंट आपका 2 की पावर 2 4 मतलब है, तो ये आपका क्या है 2 की पावर 4 मतलब क्या आ जाएगा 16, और 5 बार में आ जाएगा आपका 2 की पावर 16। क्लियर हुआ सबको, मिस्टेक आइडेंटिफाई हुई? चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं, इसमें और करते हैं। तो ये सारे लो बता दिए हैं मैंने, डी मॉर्गन लो बता दिए हैं, एसोसिएटिव रूल्स ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, लो ये पावर सेट हो गया। हाँ नेक्स्ट, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं वैसे देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, फटाफट प्रैक्टिस करो फटाफट से। हाँ क्वेश्चन है 10 सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज, ऑप्शन दे रहा हूँ, ए ऑप्शन है ए यूनियन बी यूनियन सी, बी ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, सी ऑप्शन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और डी नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर दो। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, B. क्या वेन डायग्राम से किया है या फिर प्रॉपर्टी से? वेन डायग्राम से किया इसलिए टाइम लग गया, हाँ वेन डायग्राम सर। प्रॉपर्टी से करो तो ज्यादा आसान लग मुझे। देखो क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, मिक्स करो, हमेशा मैं से करता हूँ कि जहां तक डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगती है डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाओ, उसके बाद वेन डायग्राम ट्राई करो। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो समथिंग का कॉम्प्लीमेंट मतलब यहाँ पे मैंने लगा दिया डी मॉर्गन, तो डी मॉर्गन बोलेगा ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट यूनियन, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी, और इसका यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब 3 सेट वाला है तो 3 सेट में देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, लेट्स जूम करो, ऐसा मैंने बना दिया, ए है, बी है और सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या, ये पार्ट हो गया। और दूसरा क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा और यूनियन बी मतलब ये पूरा पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट पहले ये और यूनियन बी मतलब इसका यूनियन। अब दोनों का क्या चाहिए मुझे, यूनियन, तो दोनों का यूनियन मतलब इनडायरेक्टली ये वाला पार्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। विद इन 30 सेकंड में आराम से आंसर आ सकता है, आराम से। ठीक है, नेक्स्ट करो, ध्यान से करना, फटाफट से आंसर, मुझे 30 सेकंड में आंसर चाहिए। इफ x and y are two sets, then x union x int union y complement is, बहुत आसान है, वर्बली दो आंसर दो। एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। नहीं, एक्स वाई बस इस टाइप के, Y complement. वाई कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको कैसे करेंगे, शायद इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक मैंने ले ली, चेक कर लेते हैं इसमें, एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, हाँ क्वेश्चन तो सही लिखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको मैं सब करता हूँ, एक्स यूनियन प्रॉपर्टी लगाता हूँ यहाँ पे, सेम सेम साइन में, तो मतलब इनडायरेक्टली आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका क्या है, एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट मतलब एक सेट ये है एक्स, अब वाई मैं क्या मान सकता हूँ, इसके साथ कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो ये वाई कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई के अलावा साथ में, तो इनडायरेक्टली इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग लग रही है, मुझे कुछ मिस प्रिंटिंग लग रही है, छोड़ो इसको, मुझे लगता है सही थे तुम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके जितने भी क्वेश्चन है मैं प्रैक्टिस कर लेना, मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लेना, सेट्स के काफी क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ पे। आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू। सर एक डाउट था पुराने क्वेश्चन में इसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में मतलब डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ हाँ एलिमेंट्स पावर सेट में ना, हाँ। हाँ तो वो तो डिस्टिंग ही होंगे, क्यों नहीं होंगे, डिस्टिंग ही होंगे। तो उसमें देखो एलिमेंट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, फाइव, ये फाइव है, ये एक सेट हो गया, तो फिर दूसरा आपका क्या है, फाइव, ये बन जाएगा दूसरा सेट, फिर इसका एक और सबसेट बन जाएगा, ऐसे करके, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे ना वो तो। अच्छा ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेट्स और रिलेशंस, ये तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल तो छोड़ो, कोई काम करनी है। हाँ, नेक्स्ट आपका क्या, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर भी पता ही है आपको क्या है, स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर फॉलो करते हैं, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर हो गया, ऑर्डर पेयर इक्वल हो गया। हाँ, नेक्स्ट ये चीज आपकी होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी जो होता है वो डिनोट करता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, और इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी का मतलब वो क्या होता है, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम ए टू बी। जैसे मैंने बोल दिया ए सेट, मैंने ऐसा बोल दिया कि ए के अंदर मैंने एलिमेंट बोल दिया 1 2, और बी मैंने बोल दिया आपका ए बी सी। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का मतलब क्या होगा, ए के एलिमेंट के बी के सारे एलिमेंट के साथ में जो आपके क्या है ऑर्डर पेयर बनते हैं, उनका सबका कलेक्शन, मतलब 1 का ए के साथ बनता है तो 1 का ए के साथ में, 1 का बी के साथ में, 1 का सी के साथ में। सिमिलरली 2 का ए के साथ में ऑर्डर पेयर बन रहा है, 2 का बी के साथ में ऑर्डर पेयर बन रहा है, 2 का सी के साथ में ऑर्डर पेयर बन रहा है, उन सारे ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन है वो आपका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है, मतलब ए के एलिमेंट का
ऑर्डर पेयर विद बी के एलिमेंट। सिमिलरली बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लूंगा तो बी के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर विद ए के एलिमेंट, तो बी के एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मतलब ए है, तो ए का एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बन गया 1 के साथ में, ए का 2 के साथ में, बी का 1 के साथ में, बी का 2 के साथ में, सी का 1 के साथ में और सी का के साथ में। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, और ये वैल्यू क्या जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन, डायरेक्टली आ सकता हूँ। तो ए में m एलिमेंट है, बी में n एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने एलिमेंट। क्वेश्चन कैसे बोल सकता है कि किसी भी एलिमेंट के कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट बोल दिया आपको 64 दे दिया, एन ए में मान लिया आपका 2 दे दिया, तो एन बी में कितना होगा, मतलब इनडायरेक्टली कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा मुझे बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल्स टू 0 कब होगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट 0 कब होगा? At least one of the sets have 0 elements. यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दे रखा है m, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दे रखा है आपका n, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू क्या होती है, m इंटू n होता है। अब यदि m 0 हो तो भी 0, n 0 हो तो भी 0, या दोनों 0 हो तो भी 0, मतलब आपका क्या हो गया, या तो a आपका क्या 5 होगा, या b 5 होगा, या बोथ 5 होंगे। इसमें तो कुछ करना ही था नहीं था, नॉर्मल वाली चीज है। ये ऑर्डर पेयर था, वैसे होता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर पेयर मतलब ऑर्डर डबलेट था, ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब आपका क्या 3 पेयर्स का कलेक्शन, मतलब ए बी सी, ये आपका क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा। तो कैसे निकालना, मान लो जैसे ए एलिमेंट दे दिया, इसके अंदर एलिमेंट दे दिया मैंने 1 2 ही बोल दिया, और बी एलिमेंट दे दिया मैंने, मान लिया आपका क्या है 2 3, और सी एलिमेंट मैंने बोल दिया आपका ए बी। अब मुझे निकालना है ए ऑर्डर पेयर बी क्रॉस सी। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कलेक्शन ऑफ ए बी सी सच दैट वेयर ए कम कर ए से, बी आए बी सेट से, और सी आए आपका सी सेट से, और फॉर ऑल ए बी सी। तो अब ये ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे बनाऊंगा, पहले मैं ए क्रॉस बी बनाऊंगा, एक साथ तो तीनों नहीं बना सकता। तो ए के एलिमेंट का बी के साथ कलेक्शन, मतलब 1 2 1 3 2 2 एंड 2 3। फिर ए क्रॉस बी का क्रॉस सी से करूंगा, तो 1 2 का ए के साथ में, 1 2 का बी के साथ में, 1 3 का ए के साथ में, 1 3 का बी के साथ में, 2 3 का ए के साथ में, 2 3 का बी के साथ में। ये आपका क्या होगा, ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा। कोई भी सेट के लिए मुझे बनाना हो, मान लो ए मैंने बोल दिया आपका क्या है 1 2 बोल दिया, अब मुझे बोल सकता है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए का मतलब 1 1 1 का 2 के साथ में, 2 का 1 के साथ में, 2 का 2 के साथ में। फिर ए क्रॉस ए निकलेगा, तो फिर क्या जाएगा 1 1 का 1 के साथ में, 1 1 का 2 के साथ में, 1 2 का 1 के साथ में, 1 2 का 2 के साथ में, 2 1 का 1 के साथ में, 2 1 का 2 के साथ में, 2 2 का 1 के साथ में, और 2 2 का 2 के साथ में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी कार्टेशियन प्रोडक्ट, डायरेक्टली m इंटू n इंटू p, डायरेक्टली m n n p दे रखे एलिमेंट, तो इसमें हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी दे रखा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है तो इसको बोल सकता हूँ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस सी दे रखा है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी माइनस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। तो ये सारी चीज आपकी क्या है उसकी प्रॉपर्टीज है। तो ये दो चीज मैंने पढ़ा दी, मैंने सेट्स बेसिक पढ़ा दिया और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा दिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे हम लोग रिलेशंस की डेफिनेशन देखेंगे। सेट्स में एक टाइप का जो क्वेश्चन पूछ गया है वो रह गया है और वही चीज सबसे ज्यादा चांसेस है कि पीजीडी पे पूछा जाए, वो आपका है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। एप्लीकेशन ऑफ सेट्स का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। डिनोटेशन है, जैसे मैं एन ए का मतलब दे रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन बी का मतलब दे रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, एन ए यूनियन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और बी, एन ए माइनस बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए, एन बी माइनस ए का मतलब ओनली बी, एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन, और एन नन का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ये बेसिक मैंने सिंबल ली है। अब उसका बेसिस पे देखना है आपका दो सेट के लिए और तीन सेट के लिए दोनों चीज पढ़ेंगे। वैसे मैंने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा दिया था काफी हद तक, बस एक तरीके से रिवाइज ही कर रहे हैं हम लोग। वैसे ये चीज मुझे लगता है तुम्हें आती भी है। पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछेगा फॉर टू सेट, तो फॉर टू सेट में क्या दे रखा है ए और बी नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, तो उसमें आपका क्या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। तो पहला केस क्या दे रखा है फिर ए और बी आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी डिसजॉइंट सेट है, मतलब डिसजॉइंट का मतलब दोनों के बीच का इंटरसेक्शन आपका क्या है 5, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन दूसरा केस में क्या होगा ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ये जो बीच वाला पार्ट है दो बार माइनस हो गया, दो बार ऐड हो गया तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये सारी चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वापस से एक बार रिवाइज करनी ही है। अब मुझे मान लो निकालना है एन ऑफ ए, एन ऑफ ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए निकालना है, तो ए निकालना है तो मतलब ए में से ये वाला बीच वाला हटा दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए आ जाएगा। एन ऑफ बी निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए, वो निकाल दें। अब एन एग्जैक्टली वन निकालनी, मतलब एन ऑफ ए ओनली और एन ऑफ बी ओनली, तो एन ऑफ ए ओनली और एन ऑफ बी ओनली में मतलब क्या करूंगा ए ऐड कर दिया तो एन ऑफ ए, और बी ऐड कर दिया तो एन ऑफ बी, और ए के साथ में भी ए इंटरसेक्शन भी आ गया, बी के साथ में भी ए इंटरसेक्शन भी आ गया, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा टू टाइम माइनस करना पड़ेगा। ये सारी चीज ऑलरेडी मैं प्रोबेबिलिटी में समझा चुका हूँ, तो बस मुझे लगता है क्वेश्चंस करवाने की जरूरत है। ये बेसिक एग्जांपल है, इसको कराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर करो, पहला क्वेश्चन आप करो, ये पहला क्वेश्चन आप फटाफट फटाफट से करो। मैं इसको स्क्रीन रोटेट का ऑप्शन नहीं आता है क्या इसमें? स्क्रीन रोटेट का ऑप्शन नहीं होता क्या? व्यू सर। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको स्निपिंग टूल से ले लेता हूँ, स्निपिंग टूल। सर व्यू के अंदर चेंज हो जाएगा। व्यू के अंदर कहाँ से चेंज होगा बताओ? सर ऊपर मेन्यू बार के अंदर व्यू लिखा है ना। व्यू, हाँ, रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज। हम्म, ठीक है, गुड। तो पहले ये क्वेश्चन है, अब डायरेक्टली करो, कैसे फॉर्मूले से करो पहले, फिर इसको डायरेक्टली अपन करते हैं, फटाफट से आंसर दे दो तीनों पार्ट के। टू सेट में वैसे भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता, थ्री सेट्स में ही बनेगा।
आ गया आंसर? काफी टाइम ले लिया यार। आ गया सर। Yes, आ sir. गया। ठीक है, सेट से किया या डायरेक्टली किया तुम लोगों ने? डेफिनेशन से? ये तो बेसिक डायरेक्टली हो रहा है इसमें। Venn diagram से Venn किया. diagram। ठीक है, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ करने की जरूरत है, थ्री सेट में प्रैक्टिस कर लेते हैं। थ्री सेट वाला भी मैं वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रोबेबिलिटी के साथ में, कि रीजन वाइज डिवाइड करते हैं। तो रीजन मैंने बोला था 7 रीजन बना, 8 रीजन बनाते हैं। रीजन 1 मैंने क्या बोल दिया, ए ओनली। रीजन 2 बोल दिया बी ओनली। रीजन 3 बोल दिया सी ओनली। रीजन 4 ये रीजन है, ए एंड बी ओनली। रीजन 5 मतलब ये बी एंड सी ओनली। रीजन 6 का मतलब सी और ए ओनली। और रीजन 7 मैंने बोल दिया ए बी एंड सी तीनों का इंटरसेक्शन हो गया। और रीजन 8 मैंने बोला कि नन, इनमें से कोई भी नहीं है। अब मुझे निकालना है ये वाला। आई थिंक फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूँ, वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अब खुद ही बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब इसमें से एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, तो ये देखूंगा मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए ऐसा है, बी ऐसा है और सी ऐसा है। एन ऑफ ए का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए के साथ भी आएगा बी के साथ भी आएगा, दो बार आ गया तो मुझे एक बार सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट बी के साथ भी आएगा सी के साथ भी आएगा, दो बार माइनस आ गया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, एन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली ये पार्ट भी दो बार माइनस आ गया, एक बार माइनस करना पड़ेगा, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब मैं देखूं बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट ये रीजन, ये ए के साथ भी आया है, बी के साथ भी आया है, सी के साथ भी आया है, तीन बार ऐड हुआ है। इसके साथ सब्सट्रैक्ट हुआ, इसके साथ सब्सट्रैक्ट हुआ, इसके साथ सब्सट्रैक्ट हुआ, तीन बार सब्सट्रैक्ट हुआ। तीन बार ऐड और तीन बार सब्सट्रैक्ट किया तुम, लेकिन मुझे एक बार चाहिए तो मैं क्या करूं, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी का। एन ए यूनियन बी यूनियन सी को मैथमेटिकली वर्ड्स में पूछे जाए तो कैसा बोलूंगा, एन एटलीस्ट वन फ्रॉम ए बी और सी। अब आप बताओ, फॉर्मूला आप बनाओ, एन एग्जैक्टली वन फ्रॉम ए बी और सी। ये कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन बी माइनस प्लस 3 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखते हैं। एन एग्जैक्टली ऑफ ए, एग्जैक्टली ए फॉर्मूला बनाते हैं। तो एग्जैक्टली ए का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एन ए का मतलब ये वाला पार्ट, एन बी का मतलब ये वाला पार्ट, एन सी मेरे को कौन सा पार्ट चाहिए, मैं फिगर बना के वापस से बोल देता हूँ। एक, दो और तीन। मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। अब देखो ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए के साथ भी आएगा बी के साथ भी आएगा, दो बार आ गया। मुझे कितनी बार चाहिए, मुझे एक बार भी नहीं चाहिए। मैं माइनस करूँ, माइनस टू टाइम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। एक सेकेंड रुको। अब ये वाला पार्ट बी और सी वाला पार्ट दो बार आ गया तो मैं माइनस करूंगा, माइनस टू टाइम ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी। और ये वाला पार्ट भी दो बार आ गया तो माइनस टू टाइम ऑफ एन सी इंटरसेक्शन ए।
अब इससे देखूंगा तो ये वाला पार्ट 3 बार ऐड हुआ है, ए के साथ ऐड हुआ है, बी के साथ ऐड हुआ है, सी के ऐड हुआ है, और कितने बार, 2 बार, 2 बार और 2 बार, 6 बार सब्सट्रैक्ट हुआ है, 3 बार ऐड हुआ है, 6 बार सब्सट्रैक्ट हुआ है। तो मुझे कितने बार चाहिए, मुझे एक बार भी नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 3 टाइम सब्सट्रैक्ट हुआ है तो उसको कंपनसेट करना, मतलब एन 3 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये करूंगा तब जाके इसका फॉर्मूला बनेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, सब फॉर्मूला बनाना। एन एग्जैक्टली टू फ्रॉम एबीसी, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही आता है, 3 सेट वाला क्वेश्चन पीजीडीबी में आई थिंक 6 बार में से 4 बार पीजीडीबी में 3 क्वेश्चन सेट वाला ही आया है। काफी टाइम ले लिया। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए -3 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सही है बिल्कुल। देखो क्या करना है, एन एग्जैक्टली फ्रॉम टू है, एग्जैक्टली टू का मतलब ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी में आएगा, प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए में आएगा। अब देखोगे तीनों में ये वाला पार्ट एक बार इसके बाद, एक बार इसके बाद, एक बार इसके बाद, 3 बार आ गया। मुझे कितना चाहिए, एग्जैक्टली 2 चाहिए, मतलब ये एग्जैक्टली 3, मुझे एक बार भी नहीं चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, -3 टाइम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। इसी से मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बना सकता हूँ, एन एटलीस्ट 2 फ्रॉम ए बी सी। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है, एग्जैक्टली 2, उसके साथ में ये वाला पार्ट मुझे एक बार चाहिए, तो मैं क्या करूँ, 3 टाइम के बजाय तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए
-2 टाइम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट जरूरत हो तब बना लेना, नहीं तो याद रख सकते हो तो याद रख लेना, बाकी मुझे लगता है कि बना ही लोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा तरीका है इसका, मेथड टू मैंने ऑलरेडी बता दिया था प्रोबेबिलिटी में, रीजन्स बना के। दूसरा फॉर्मूला बताया था रीजन्स बना के, एक मैथ फॉर्मूला बताया था मैंने आपका क्या, फॉर्मूले से एक मेथड, दूसरा फॉर्मूला मेथड था रीजन्स बना के। तो मैं रीजन बना के कंफर्टेबल लगता है तो रीजन से करो, वैसे करना चाहता हो तो वैसे कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं इसके। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीजीडीबी में क्वेश्चंस आना पॉसिबल ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। चलो आंसर दो। विजिबल है स्क्रीन? इन ए टाउन 1000 फैमिली, जल्दी से आंसर दो। काफी टाइम ले लिया है। आंसर है इसका? अच्छा, क्वेश्चन क्लियर नहीं था। क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या था। In a town, 1000 family, it was found that 40% families buys newspaper A, 20% buys newspaper B, 10% buys newspaper C, 5% buys A or B, 3% buys B or C, 4% buys A and C, and 2% buys A, B, C। तो मुझे निकालना है कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कितने बाई करते हैं, नन ऑफ दीज कितने बाई करते हैं। ये क्वेश्चन था। मैं इधर देता हूँ। 1000 फैमिली है एंड यूनियन, मतलब आपका क्या, यूनिवर्सल बोल दिया आपका 1000। एक काम करते हैं 10,000 ले लेते हैं, 10,000 फैमिली ले लेते हैं, उसके हिसाब से आंसर देते हैं। अब एन ए के बारे में क्या बोला था कि मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, मैं जो दे रहा हूँ उसके हिसाब से आप करो। वो जो पुराना क्वेश्चन उसको भूल जाओ, मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूँ। 1000 फैमिली है, उसमें से आपका क्या है, एन ए नंबर ऑफ फैमिली 40% रीड करती है एज पेपर, बी न्यूज़पेपर रीड करती है 20%, सी न्यूज़पेपर रीड करती है 10%, ए एंड बी दोनों रीड करती हैं आपकी क्या 5%, बी एंड सी दोनों रीड करती हैं आपके 3%, और सी एंड ए दोनों रीड करती है आपके 4%, और ए बी सी ऑल रीड करती है आपकी 2%। तो आपको निकालना है पहला, टी रीड नन। पहला क्वेश्चन क्या है, जो एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करती, पहला आंसर। दूसरा निकालता है टी नंबर ऑफ एलिमेंट फैमिली रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। और तीसरा बताते हैं नंबर ऑफ फैमिली रीड ए ओनली, सिर्फ और सिर्फ ए न्यूज़पेपर रीड करती है। चलो आंसर दो तीनों का। तीन क्वेश्चन, आराम से टाइम लो, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना तीनों क्वेश्चन में।
सर नन में 4000 4000 एग्जैक्ट नहीं है, 4000 गड़बड़ है, 3300 होगा आई गेस। आई थिंक सही है, 4000, 3300 दूसरे का है। चलो 3200 ए ओनली हाँ एंड ये बात एग्जैक्ट 5200। ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले एन ए का मतलब 40% का मतलब हो गया आपका 4000, 20% का मतलब 2000, 10% का मतलब हो गया आपका 1000, 5% का मतलब हो गया 500, 3% का मतलब हो गया 300 और 4% का मतलब 400, 2% का हो गया मतलब 200। अब एन नन का मतलब हो गया है एन यूनिवर्सल माइनस एन एग्जैक्टली वन। इसका मतलब 10,000 माइनस यूनिवर्सल ए यूनियन बी यूनियन सी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए 400 सॉरी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कितना जाएगा आपका 4 2 6 और 7 7 है, 7 में से ये आपका क्या होगा 9 और 1300। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? 5%, 3% और 4%, ठीक है 5 3 8 और 8 और 4 12, 12 बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 4000। पहले का तो आंसर हो जाएगा आपका 4000, बिल्कुल सही था आपका। सेकंड का आंसर है एन एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो एन एग्जैक्टली वन। अब फॉर्मूला किसी को याद है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे। तो एन एग्जैक्टली वन का मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम ऑफ एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम ऑफ एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस 3 टाइम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका आंसर दूंगा एन ए का मतलब क्या 4000, एन बी का मतलब 2000 और एन सी का मतलब 1000 माइनस 2 टाइम ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 1000 माइनस 2 टाइम एन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हो गया आपका माइनस 600 माइनस 800 और 3 टाइम्स है प्लस 600। 600 600 कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, तो कितना जाएगा 6000 में से 800 तो क्या जाएगा 5200 एग्जैक्टली वन। और एन ए ओनली का मतलब है, अब एन ए ओनली का फॉर्मूला मैंने बनाया नहीं, एन ए ओनली। अब इसका फॉर्मूला वापस बना रहे, तो एन ए ओनली चाहिए, देखो मुझे ए ओनली चाहिए, तो कहाँ से आएगा ए ओनली, ये ए है, तो एन ए में से मैं माइनस कर दूंगा एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये रीजन माइनस कर दिया, ये रीजन माइनस कर दिया, लेकिन ये बीच वाला रीजन कितनी बार माइनस हो गया, 2 बार माइनस हो गया। कितनी बार चाहिए मुझे, एक बार में नहीं चाहिए। आया कितनी बार, एक बार ऐड हुआ, 2 बार सब्सट्रैक्ट हुआ, तो मुझे एक बार ऐड वापस से करना पड़ेगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4000 माइनस ए इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है आपका 400, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया 500 प्लस 200, कितना हो जाएगा 97, तो ये आपका 3300। और ये आई थिंक एग्जाम में आया था, ये किसी एग्जाम में आया था, आई थिंक कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग अब आगे से, और प्रैक्टिस करो एक दो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ट्राई करो। हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये करो, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो ये वाला। एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूज 100 स्टूडेंट्स of a hostel to determine their preferences for 3 drinks: milk, coffee and tea. अब उसमें क्या दे रखा है आपका, it is observed that 10 student lies milk, coffee and tea all. पहले परसेंट का मतलब, इसका मतलब क्या है, 10 स्टूडेंट लाइज है मिल्क, कॉफी, टी ऑल। दूसरे का मतलब मिल्क एंड कॉफी लाई करते हैं 20%, कॉफी टी लाई करते हैं 30%,
और मिल्क एंड टी लाई करते हैं 25, मिल्क ओनली लाई करते हैं 12, कॉफी ओनली लाई करते हैं 5 और टी ओनली लाई करते हैं 8। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक एनी ऑफ दीज। क्वेश्चन समझ में है सबको? बताओ। ट्वेंटी। 20 तो शायद नहीं है, 20 है तो ठीक है, चल देखते हैं। तो मैं सोल्व कर देता हूँ। बाकी लोग किसी का हो गया 20? 20 से 20 आ गया, ठीक है। मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसने बोला एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूज 100 स्टूडेंट, मतलब एन यूनिवर्सल का मतलब हो गया आपका 100। अब उसने क्या दे रखा है आपका, स्टूडेंट दे प्रेफरेंस से 3 ड्रिंक है, मिल्क कॉफी टी, मिल्क कॉफी एंड टी। तो मिल्क इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन कॉफी, इसके नंबर दे रखे हैं आपके 20। नंबर ऑफ मिल्क इंटरसेक्शन कॉफी, इसकी वैल्यू दे रखी है 20। नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्टूडेंट कॉफी इंटरसेक्शन टी, इसकी वैल्यू दे रखी है 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल्क इंटरसेक्शन टी 25। नंबर ऑफ मिल्क ओनली, मिल्क ओनली का मतलब ओनली है, इसका मतलब 12। नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉफी ओनली 5 और नंबर ऑफ स्टूडेंट टी ओनली, इसका मतलब 8। तो डज नॉट लाइक। अब इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, रीजन की हेल्प से। मैंने बोला कई क्वेश्चन हम लोग रीजन की हेल्प से करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो रीजन्स बनाऊं मैं, तो मैंने बना दिया रीजन। पहला रीजन मिल्क, दूसरा रीजन कॉफी, ये टी, और तीसरा रीजन कॉफी। तो रीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 का मतलब हो गया मिल्क ओनली, मिल्क ओनली का मतलब हो गया आपका 12। 2 का मतलब टी ओनली, टी ओनली का मतलब हो गया आपका 8। और 3 का मतलब हो गया कॉफी ओनली, कॉफी ओनली का मतलब 5। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, नंबर ऑफ मिल्क और कॉफी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मिल्क इंटरसेक्शन कॉफी, मिल्क इंटरसेक्शन कॉफी का मतलब हो गया 6+7, 6+7 रीजन, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक मिल्क एंड टी, मिल्क एंड टी का मतलब हो गया, मिल्क एंड टी का मतलब हो गया आपका 4+7, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 25। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कॉफी एंड टी, कॉफी एंड टी का मतलब हो गया आपका, कॉफी एंड टी का मतलब हो गया 5+7, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 30। तो इससे मैं क्या करता हूँ, तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ, इससे मैं तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 4+5+6 +3 टाइम ऑफ 7, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 20 50 और ये 75। अब उसने क्या बोला है, 75 में से मिल्क एंड कॉफी और टी ये तीनों दे रखा है, मतलब रीजन इसका मतलब हुआ 20। तो मतलब 4+5+6, इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 माइनस 60 मतलब 15 हो गया। अब मुझे इसका आंसर हो सकता है नन। नन का आंसर निकालने के लिए मुझे 1 का आंसर पता है, 2 का आंसर पता है, 3 का आंसर पता है, 4+5+6 का आंसर पता है, 7 का आंसर मुझे पता है। तो 800 में से मैं माइनस कर दूंगा, उससे आपका आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने इससे बेटर तरीके से किया था, ये ऐसे ही किया था? सर रीजन से ही किया था, लेकिन डायरेक्टली वेन डायग्राम में ही लिख हाँ, लिया वेन था। डायग्राम में लिख लिया था, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मतलब मेरे को तो समझाना था, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया, बाकी तो आप डायरेक्टली करोगे। नेक्स्ट ट्राई करो। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बाकी मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लेना, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है।
अरे यार कैसे नोट्स बनाए हैं इसने बच्चे ने, हालत ही लिखे हुए। तो मेरे पास एक दो क्वेश्चन और है, मैं देखता हूँ, स्किप कर सकते हो। कोई नहीं, आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है तुम कर लोगे आगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रिलेशन पे, वो भी कंप्लीट करना ही था आज। एक्स रिलेशंस, रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट की मैपिंग, मैपिंग क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट को डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वो आपका मैपिंग होता है। मतलब डायग्रामेटिकल मतलब एरो डायग्राम की फॉर्म में। यदि ए दे रखा है आपके पास, ए सेट दे रखा है जिससे एलिमेंट है आपका 1 और 2, और बी सेट दे रखा है आपका जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी, तो ए क्रॉस बी मैंने बता दिया था आपका, ये बनेगा आपका 1 का ए के साथ में, 1 का बी के साथ में, 1 का सी के साथ में, 2 का ए के साथ में, 2 का बी के साथ में, और 2 का सी के साथ में। तो ये ए है, ये बी है, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसमें एलिमेंट 1 और 2, और इसके अंदर एलिमेंट ए बी और सी। अब एरो डायग्राम क्या होगा इसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए का 1 का ए के साथ में, 1 का बी के साथ में, और 1 का सी के साथ में, 2 का ए के साथ में, 2 का बी के साथ में, और 2 का सी के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एरो डायग्राम। सिमिलरली बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालूंगा तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या बनेगा? बी का मतलब ए बी सी, और ये ए का मतलब 1 और 2। इसका एरो डायग्राम मैं बनाऊंगा तो इसका एरो डायग्राम ए का 1 के साथ में, ए का 2 के साथ में, बी का 1 के साथ में, बी का 2 के साथ में, सी का 1 के साथ में, और सी का 2 के साथ में। तो ये आपका क्या होगा? बी क्रॉस ए का आपका क्या होगा? एरो डायग्राम हो जाएगा। अब पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन याद है किसी को? डेफिनेशन रिलेशन होता क्या है? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट विच इज गिवन बाय एनी सर्टेन रूल और कंडीशन। मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी था, लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई कंडीशन नहीं दे रखे थे। मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपली दोनों सेट के एलिमेंट के बीच की पेयरिंग बताता है। लेकिन यहाँ पे इस पेयरिंग में मैं एक रूल लगा दूं। लेट्स अज्यूम करो कि मान लो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ए में एलिमेंट मैंने मान लिए 1 2, और बी में एलिमेंट मान लिए मैंने आपका क्या? मैंने बोल दिया 1 2 और 3, और इसके बीच में मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बनाऊंगा। तो एक कार्टेशियन बी बनाऊंगा तो 1 2, और 1 2 एंड 3। अब 1 2 है, 1 2 के कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं रूल बता दूं। इफ ए बी के साथ में कनेक्ट है, रूल डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है ए से लेके बी में, और क्या दे रखा है आपका? ए का जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू बी के एलिमेंट से लेस देन है, तो उस केस में क्या रिलेशन बनेगा? अब ए का एलिमेंट है, वो उसकी वैल्यू बी के एलिमेंट से आपका क्या? लेस देन है। मतलब इक्वल भी नहीं, लेस देन। मतलब लेस देन मतलब ए का ए के साथ रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो उसको डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब 1 किसके साथ कनेक्ट होगा? 2 के साथ में। 1 किसके साथ कनेक्ट होगा? 3 के साथ में। अब देखो 2 1 के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो आपका क्या है? बड़ा हो गया। 2 2 के साथ भी नहीं होगा, तो 2 किसके साथ में कैसे कनेक्ट होगा? ये आपका क्या है? 3 के साथ में। तो ये क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट which is given with help of any specific rule or conditions। तो मैं इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा? ए रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट which is given with help of any specific rule or condition। और रिलेशन को कैसे बोलूंगा? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, या फिर मैं बोल सकता हूँ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी, या फिर मैं बोल सकता हूँ रिलेशन है वो बिलोंग करेगा ए बी से, और वेयर ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन सेट ए से, और बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से। मतलब रिलेशन क्या होगा? इन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन हो जाएगा। तो किसी भी रिलेशन की डेफिनेशन में बोलूंगा तो रिलेशन क्या बोलूंगा? एक्स कोमा वाई, मतलब ऑल एक्स और वाई के बीच में एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू क्या होगा आपका? b, एंड यहाँ पे कोई होगी कंडीशन या फिर रूल। उस कंडीशन या फिर रूल की हेल्प से ये चीज आपका बताया जाएगा।
क्वेश्चंस कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चंस मैं बोलूं कि अगेन इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका वही होगा जैसे सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, वैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा होता है आपका टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में क्या है आपका, इनको जो रिलेशन जो बनाने वाले जो एलिमेंट हैं उनको सिंपली हम लोग आपका क्या है ऑर्डर पेयर की हेल्प से लिख देते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, डेफिनेशन की फॉर्म में, मतलब मैथमेटिकली फॉर्म होगा सही चल में। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा आपका, डेफिनेशन की टर्म्स में रिलेशन दे रखा होगा, उससे मुझे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में रिलेशन बनाना पड़ेगा, मैपिंग बनानी पड़ेगी, फिर उसका डोमेन और रेंज ये देखना पड़ेगा। तो मैं किसी एक एग्जांपल की हेल्प से मैं कर देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बाय रूल y is equals to x square plus 1 such that x and y belongs to natural number and x less than equals to 5, ऐसे दे देगा। अब देखो इसको मुझे क्या करना है, सारे पे मिलना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा उसका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से और y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और नेचुरल नंबर है मतलब मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू क्या जाएगी 5 के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, उसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब सेट बिल्डर फॉर्म से मुझे क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बनाने के लिए मैं x की वैल्यू रखूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू रखूंगा 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो मतलब 1,2 एक ऑर्डर पेयर। x की वैल्यू रख दी 2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो 2,5 एक ऑर्डर पेयर। x की वैल्यू रख दी 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस 1 10, तो 3,10 ऑर्डर पेयर हो गया। x की वैल्यू रख दी 4 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17, तो 4,17। x की वैल्यू रख दी 5 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 26, तो 5,26। तो इस चीज को मुझे सेट की फॉर्म में लिखना, रिलेशन की फॉर्म, ये जो फॉर्म है इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1,2 2,5 3,10 4,17 एंड 5,26। यही इसका क्या होगा, आपका टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म के बाद इसकी क्या करनी है, मैपिंग। तो मैपिंग क्या करूं, रिलेशन डिफाइन है नेचुरल से नेचुरल में और डिफाइन है ऐसा, तो इसकी मैपिंग क्या होगी, ये रिलेशन डिफाइन है सेट ए से बी में। ए में एलिमेंट क्या दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 से लेके आपका क्या होगा नेचुरल नंबर तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 10 17 26 एंड सो ऑन। अब इसकी मैपिंग करूँ तो 1 है वो लिंक है 2 के साथ में, 2 लिंक है आपका 5 के साथ में, 4 है सॉरी, 2 लिंक है आपका 5 के साथ में, 3 लिंक है आपका क्या 10 के साथ में, 4 लिंक है आपका 17 के साथ में, 5 लिंक है आपका 26 के साथ में। तो ये आपका क्या होगी, मैपिंग होगी। अब इस मैपिंग से और या फिर इस रोस्टर फॉर्म से मुझे 3 चीज निकालनी है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ इनपुट। डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ इनपुट, मतलब इनपुट की वैल्यू जो होगी उनका कलेक्शन आपका क्या है, डोमेन होता है। तो रिलेशन से डोमेन क्या होता है, मतलब सेट ए से बी में कोई एक रिलेशन डिफाइन है, रिलेशन डिफाइन है सेट ए से लेके सेट बी में, तो ए के वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए के वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो आपका क्या होगा, डोमेन।
और बी के वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो आपका क्या होगा, रेंज। अब देखो ए के वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका डोमेन क्या होगा, पेयरिंग में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन। और रेंज क्या होगा आपका, बी के वो एलिमेंट जो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब 2 5 10 17 और 26, ये आपका क्या होगा, रेंज। या फिर इसका सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, आप रिलेशन बना लो, रिलेशन बना लो। तो रिलेशन की जो डेफिनेशन है, रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसमें मैं जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स का जितने भी फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर का कलेक्शन है, जितने भी फर्स्ट नंबर का कलेक्शन, वो क्या होता है, आपका डोमेन होता है। फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 और 5, ये सारा कलेक्शन आपका क्या है, डोमेन। और ऑर्डर पेयर के सेकंड जो नंबर्स होते हैं, सेकंड नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो आपका क्या होता है, आपका रेंज होता है। तो रेंज क्या, 10 17 और 26, ये रेंज हो गया। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, यदि रिलेशन डिफाइन है ए से सेट बी में, तो सेट बी का जो एलिमेंट होता है वो आपका क्या है, कोडोमेन। तो यहाँ पे मैं कोडोमेन की बात करूँ तो कोडोमेन की वैल्यू क्या जाएगी, सेट बी। सेट बी का मतलब नेचुरल नंबर, ये आपका क्या जाएगा, कोडोमेन। तो ये सारी चीजें समझ में आई सबको कि रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, फिर उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म होगी, मैपिंग होगी, डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे निकालते हैं। क्लियर नहीं सारा कंसेप्ट। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसकी हेल्प से आप ट्राई करना, मुझे लगता है वो कर लोगे तो बना लोगे। फिर नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है, a relation is defined by rule y is equals to x cube minus 1, where x and y belongs to natural number and x is less than equals to 5. Then find relation, its mapping and domain, codomain and range. निकालो। काफी टाइम ले लिया।
देखो क्या करना है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बोलूंगा। तो फंक्शन रिलेशन डिफाइन है x comma y such that x and y belongs to natural number and x is less than equals to 5 और नंबर एंड डेफिनेशन क्या दे रखी है एंड रिलेशन क्या दे रखा है y is equals to x cube minus 1 and x is less than equals to 5। ये क्या हो जाएगा उसकी सेट बिल्डर मेथड। अब x की वैल्यू रखूंगा तो x की वैल्यू रखूंगा 1 तो y की वैल्यू क्या जाएगी 0 तो 1,0 x की वैल्यू रख दूंगा आपका 2 तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 7। x की वैल्यू रख दी 3 तो y की वैल्यू क्या जाएगी 26। x की वैल्यू रख दी 4 तो y की वैल्यू क्या रख दी आपकी 43 सॉरी 63। x की वैल्यू 5 रख दी तो y की वैल्यू क्या जाएगी 124। अब देखो ये जो y है ये तो इसमें जीरो जीरो तो इसमें डिफाइन है ही नहीं, जीरो तो डिफाइन है ही नहीं तो मतलब ये तो कोई आपका आउटकम आएगा नहीं। या तो ये ऐसा बोल सकते हो x और y बिलोंग्स टू होल नंबर दो तब तो, या तो ये ऐसा आ जाएगा या फिर ये एक्चुअली हाँ ये तो मैंने चल एक काम करो होल नंबर ही डाल दो, होल नंबर डाल दो क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा आ गया, होल नंबर ही डाल दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अब इसका मैं क्या करता हूँ रिलेशन बना लेता हूँ, रिलेशन बना लेता हूँ। तो ये क्या है आपका होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 से लेके आगे और यहाँ भी बन रहा है और आई थिंक आगे मेरे हिसाब से बन जाएगा मैपिंग वगैरह सही चीज में। कर लो कैसे क्वेश्चंस। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें मैं रिलेशन कंप्लीट करके, क्योंकि रिलेशन में इंपॉर्टेंट रहता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ भी है तो वो कंप्लीट करके फंक्शन भी मैं स्टार्ट करता हूँ इसी तरीके से। चीजें समझ में आई ना आज आप लोगों को? सर हाँ ये 1 और 0 अगर नेचुरल नंबर वाला ही होता तो ये 1 0 ऑर्डर फिर जो एग्जिस्ट नहीं करता फिर वो अपने सेट में है ना। हाँ वो नहीं होता, वो एक्चुअली डेफिनेशन ऐसे ले ली थी मैंने। तो सर वो डोमेन में अपन 1 2 3 4 5 भी नहीं लिखते, सिर्फ 2 3 4 5 लिखते 2 हैं। 3 4 5 लिखते हैं। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बाय बाय। सर हेलो। हाँ हाँ सर मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था कुछ दिन पहले, तो मुझे पूछना था कौन से टॉपिक हो गए और कौन से यार अभी। सारे खत्म हो चुका है, लास्ट टॉपिक है, सिलेबस खत्म हो चुका है। आप गलत बैच में ज्वाइन हुए हो। अच्छा तो रिकॉर्डिंग वगैरह देख सकते हैं ना? हाँ रिकॉर्डिंग वगैरह ये लास्ट टॉपिक है ये आज, मतलब इसीलिए मैं जा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस मुझे कंप्लीट करना था। अच्छा इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ क्योंकि बाकी तो हमने सारे डिटेल में पढ़े ही पढ़े हैं, तो ये बस एक रिवीजन के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। बाकी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक फंक्शन फंक्शन बाकी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है आपका। आप ओके। जिस बैच में ज्वाइन हुए हो ये बैच जून वाला बैच, जून और अगस्त वाला बैच है, तो आप शायद गलत बैच में ऐड कर दिए गए हो। अच्छा उन्होंने ऐड कर दिया था इसमें। हाँ हाँ वो अब शायद गलत बैच में ऐड हो गए अभी क्योंकि ये दिसंबर में नया बैच चालू हुआ था ना अभी? नहीं उसमें वो भी अलग है शायद। ठीक है आप जैसा भी एक बार नितिन से कंफर्म कर लेना वो ओके चीज़। ओके। ओके चलो।